एक लड़का ऐसा है, तमाम समस्याओं से जूझ रहा है। वो कमाल का फोटोग्राफर है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े नेताओं की फोटोज खींचता है। उनका नाम है अक्षय परांजपे। ये उनकी कमाल की किताब है। कब से कर रहे हो आप ये फोटोग्राफी? मैं 2017 में पहला काम किया। ये जो बीमारी है वो मुझे 2011 में और डिटेक्ट हुआ। 16 साल के थे तब आप? 16। जब भगवान कुछ ले लेते उसके बदले जो कुछ खा के देते उसको हम बयान नहीं कर सकते। भयंकर दर्द को, इतनी भयंकर पीड़ा को मुस्कुरा कर यूं कह देने वाला शख्स आज तक मुझे नहीं मिला। आपकी जीवटता और आपकी जिजीविषा को सलाम है। विल्सन नाम की एक बहुत खतरनाक बीमारी है जिसमें 80% लोग बचते नहीं हैं। 20% जो बचते हैं वो शारीरिक अक्षमताओं से या शारीरिक दिक्कतों से जूझते रहते हैं। ऐसी बीमारी में होता क्या है कि शरीर में कुछ ऐसे तत्व जिनकी मात्रा बढ़ जाती है और शरीर का दिमाग का शरीर पे कंट्रोल कम रहता है, इसलिए बॉडी थोड़ा सा ज़्यादा मूव करती है। लीवर पे बहुत ख़तरनाक असर पड़ता है। ऐसा असर पड़ता है कि वो 100% तक डैमेज हो जाता है और डॉक्टर ये कहते हैं कि लीवर ट्रांसप्लांट करा लीजिए, नहीं तो मौत हो जाएगी। इतनी सारी गंभीर कॉम्प्लिकेशन के बावजूद क्या आपको लगता है कोई बच सकता है? एक लड़का ऐसा है, तमाम समस्याओं से जूझ रहा है। वो कमाल का फोटोग्राफर है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े नेताओं की फोटोज खींचता है। जिसकी मैं बात कर रहा हूं उनका नाम है अक्षय परांजपे। ये उनकी कमाल की किताब है। स्वागत है अक्षय आपका। थैंक यू। ये किताब है अक्षय की, इसका नाम है एक अक्षय इच्छा शक्ति, अ की अ जर्नी ऑफ विल, सन एंड क्लिक। अक्षय, आप रत्नागिरी से हैं? हाँ। रत्नागिरी एक बहुत ही खूबसूरत महाराष्ट्र का ज़िला जो गोवा को टक्कर देने का मादा रखता है। कई मायनों में गोवा से भी ज़्यादा खूबसूरत है। उतनी खूबसूरत जगह से एक बहुत ही खूबसूरत मुस्कान के साथ अक्षय आए हैं। अक्षय, आपकी कहानी क्या है? ओवर टू यू। ओके। ये जो बुक है, ये जो मेरे पापा ने मेरे पूरी जीवन कहानी से लिखी है। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन मेरा जो इस बुक के जरिए कहना ये था, क्योंकि अभी जब मैं काम करता हूँ या फिर अभी मैं जहाँ जहाँ काम के लिए घूमता हूँ या फिर ऐसे घूमने भी चला जाता हूँ, तब लोगों को देख के मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं खुशी की बहुत कमी महसूस होती है। वो जो खुशी है या फिर शहर का जीवन का जो आनंद है वो हम ले नहीं पाते, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। लेकिन उससे काबू रखना अपने आप के हाथ में होता है। ये इस किताब के जरिए मेरे पापा बताना चाहते हैं, क्योंकि मैं जब 4 साल 2000 गया, जब मुझे बीमारी हुई 2011 में, तो जब 4 साल में पूरा बेड पे था, तब कम से कम 20 से 25 बार ऐसा टाइम आया होगा कि अगले 8-10 दिन में जीऊँगा कि नहीं, ये मुझे मालूम नहीं था। लेकिन ऐसा है कि मुझे जीना है, इस एक उम्मीद की वजह से मैं अभी काम कर रहा हूँ, अभी सब कुछ करता हूँ। और हाँ, तो ये जो बीमारी है वो मुझे 2011 में और डिटेक्ट हुआ। तो उसके 16 साल के थे तब आप? 16। उसके बाद मतलब विल्सन यानी क्या है ये इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। और क्योंकि अब ऐसा है कि उस बीमारी का पहले तो हिंदुजा हॉस्पिटल में मुझे एडमिट होने को बोला था। जब इसका MRI से ये बीमारी का जो पता चला तब, लेकिन उसके बाद जब ये डिटेक्ट हुआ तब उसका सारा स्टडी मैं खुद करने लगा, क्योंकि मुझे क्या हुआ है ये मुझे
पता होना ज़रूरी समझता था, क्योंकि उससे पहले जब इसके जो लक्षण हैं वो ऐसे थे कि मैं हर चीज़ करता था। मैं 50-55 किलोमीटर साइकिलिंग करता था, बैडमिंटन करता था, किसी चीज़ की डर ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मैं रास्ता क्रॉस करके स्कूल में जाने लगा था। ये बेसिक इसके शुरुआत हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे मेरा हाथ जो है वो टेढ़ा होना शुरू हो गया। मेरा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक से क्या बोलते असर हो रहा था, वो मुझे समझ आया था, लेकिन एग्जैक्ट जो क्या है वो मैं समझ नहीं पा रहा था। इसके एक छोटी सी चीज़ आपको बताऊं, जब मैं रत्नागिरी में था तब पहले तो साइकेट्रिस्ट के यहाँ रह के गए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि साइकोलॉजी का कुछ हो सकता है। तो पहले साइकेट्रिस्ट के यहाँ मुझे रह के गए थे रत्नागिरी में। तो उन्होंने दवाई दी, घर वापस आ गए। एक दिन मैंने वो दवाई ली, अगले दिन सोया। मुझे ऐसा लगा कि ये दवा इस चीज़ के लिए नहीं है, क्योंकि वो दवा अगले 10 दिन का वो डोज था। तो वो दवा मैंने अगले 10 दिन में ली होती तो आश्चर्य खराब भी नहीं होता। मैं वो गोली में माँ बाप मुझे देते थे और मैं लिए ऐसे बता था, लेकिन वो खिड़की से वाव फेंक देता। अच्छा। हाँ, क्योंकि ऐसी समझ भी होनी जरूरी होती है कि हमें क्या हो रहा है, इसका अंदाजा थोड़ा तो रहना चाहिए। इतना मेरे दिमाग में भी तो कंट्रोल रहता है, क्योंकि मैं हर चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे मानसिक बीमारी होती तो मैं एक्सेप्ट करके उसका इलाज कर रहा था। लेकिन वो कुछ तो अलग है, ये मुझे समझ आया था। इसके लिए मैंने वो दवाइयाँ नहीं ली। उसके बाद ट्रीटमेंट किया तो मैं सर्वाइव भी कर पाया उसकी वजह से। और जब गलत दवाई भी दे तो वो समझ में नहीं आती, क्योंकि हर आदमी के पास ऐसा नहीं होता कि वो समझ जाए कि कुछ अलग हो रहा है। उसके बाद से मैं 3 महीने के बाद जब बॉम्बे ट्रीटमेंट के पापा मुझे लेके गए, तब ये डिसीज़ का पता चला, मार्च हो गया। और उसके बाद हालत और ज़्यादा बिगड़ गई। पूरे 4 साल बेड पे था। 4 साल? हाँ। और मैं पहले आपको बता कि हमसे कुछ छीना जाता है और उसके बावजूद हम उसको कभी दोष नहीं दे, क्योंकि उसके बदले में हमें कुछ और भी ज़्यादा मिलता है। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? मेरे आसपास जो लोग हैं वो इतना मुझे इससे निकालने में लगे हुए। आज लोग भगवान को मानते हैं, मैं मेरे पापा को मानता हूँ, क्योंकि वो है इसलिए अभी मैं जिंदा हूँ। उनकी वजह से काम कर रहा हूँ, उनकी वजह से सब कुछ है। और मेरी बहन जो है ना, अभी लोग चुन के मेरी लाइफ में भगवान ने दिए हुए हैं, क्योंकि ऐसी लड़की 10 साल की उम्र में रोटियाँ बना के मुझे खिलाती थी, क्योंकि मुझे चबाने में दिक्कत होने लगी थी इस बीमारी के बाद। तब मैं जब 16 साल का था, वो 10 साल की थी। तब वो मुझे
ऐसा करना पड़ता था कि एक रोटी बनाए और वो खिलाई, उसके बाद दूसरी रोटी बना के खिलाना। ये समझ उसे 10 साल की उम्र में आना, ये मेरा कितना बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि उसकी वजह से मैं बाहर घूम रहा हूँ, बाहर काम कर रहा हूँ। आज हमारे घर में बहन चलाती है, ऐसा मैं कहता हूँ, क्योंकि माँ को जब कैंसर हुआ, मेरी दादी की गई, मेरे दादाजी के 6 ऑपरेशन हुए और आँखों के, मेरे पापा का पूरा सीरीज का प्रॉब्लम चालू है। उसके बावजूद मैं डेली या फिर कहीं फिर काम पे जाता हूँ, तो बहन घर पे है, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। वाकई बहनें जो है वो दुनिया में आपको मिला सबसे नायाब तोहफा है। इसलिए हमेशा बहुत फॉर्चुनेट होते हैं वो लोग जिनके पास बहन होती है। और आपकी बहन तो बहुत ही कमाल की हैं और आप बहुत कमाल के हैं। आपकी कहानी बहुत ही कमाल की है। अक्षय, आप इतनी सारी, और आप जिस तरीके से बता रहे हैं, जो बता रहे हैं, कई बार एज अ जर्नलिस्ट हमें भी अपने इमोशन पे कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन इतने भयंकर दर्द को, इतनी भयंकर पीड़ा को मुस्कुरा कर यूं कह देने वाला शख्स आज तक मुझे नहीं मिला। आपकी जीवटता और आपकी जीजीविषा को सलाम है। ये आपने, मैं देखिए, आपने बहुत कमाल की फ़ोटोज़ खींची और ये किताब भी आपने लिखी। वो पापा ने लिखी और आपकी कहानी है ये। लेकिन जो फ़ोटोज़ आपने क्लिक की वो मैंने देख रहा हूँ और मेरे पास कई सारी आपकी और फ़ोटोज़ हैं। कब से कर रहे हो आप ये फ़ोटोग्राफी? मैं 2017 में पहला काम किया। इसमें भी नसीब का फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि मैंने जो कैमरा लिया, मैंने दादाजी से मांग के कैमरा लिया, पर पापा ने कैमरा देने से मना किया था। और तो मैं दादाजी के पास चला गया, मुझे कैमरा चाहिए। उन्होंने 21,000 का कैमरा लेके दिया। उसके बाद 2 महीने में फिर से गया, दादाजी कम पड़ जाए, उन्होंने 60,000 का कैमरा अलग मोड़ कर लेके दिया। उसके बाद मेरा नसीब साथ देना जिसको बोलते, जिन लोगों की पूरी जिंदगी चली जाती है, जिनके साथ काम करने का मौका मिले, उन लोगों के साथ काम की शुरुआत हुई। सचिन जी पेगावकर, विक्रम गोखले, मोहन जोशी, संदीप खरे, लोकेश गुप्ते और गजेंद्र जोड़कर वो और शिल्पा तुरस्कर, इनके साथ में काम की शुरुआत हुई। पहला मूवी मैंने किया, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ भी मुझे जानने नहीं था, लेकिन एक आदमी की वजह से हमें पूरा इंडस्ट्री में आने को मौका मिलता है। जो सचिन जी ने मुझे पहला मौका दिया था, वो सब इस बुक में है, वो लोग जरूर पढ़ सकते हैं। वो सारे काम की डिटेल्स उसमें लिखी हुई है। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, सचिन जी ने मुझे मौका दिया और अगले 6 साल विक्रम गोखले जी ने मुझे इंडस्ट्री में रखा। उनके साथ मेरा हर रोज काम रहता था। विक्रम जी ने मेरा बहुत साथ दिया हुआ है और उनके साथ जब काम करना शुरू हुआ, पहली मूवी की फोटोग्राफ एज अ फोटोग्राफर, कौन सी मूवी थी? सोहरा। अच्छा, सोहरा करके मराठी मूवी थी, वो पहली मूवी है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ थोड़ा सा कि जैसे जब आप 4 साल बेड पे रहे, फिर आप उठे, आपके शरीर पे दिमाग का कंट्रोल हो गया, कम हो गया, जिसकी वजह से शरीर ज़्यादा हिलता है। और फोटोग्राफी में बहुत कंसंट्रेशन चाहिए होता है जब आप क्लिक करते हो। और मैं जब ये फ़ोटोज़ देखता हूँ तो बारी बारी से मैं देखना चाहूँगा। ये अक्षय हैं जिनकी ये फ़ोटोग्राफी करते हैं, तब उनकी उस टाइम की इनकी फ़ोटो है।
ये एक बहुत कमाल की फ़ोटो आपने देवेंद्र फडणवीस की खींची है। ये वारी की है, पंढरपुर की फ़ोटो है। ये भी देवेंद्र फडणवीस की फ़ोटो है। इसमें ये स्वप्निल जोशी की फ़ोटो है। ये जी गोखले जी हैं। और क्या कमाल की फ़ोटो है, नरेंद्र मोदी की फ़ोटो है कि संजय मांजरेकर इतना इन डेप्थ, इतना स्टेबिलिटी, सॉरी महेश मांजरेकर, मतलब इतनी स्टेबिलिटी, धुआं उड़ रहा है। और कैसे ये प्रॉपर लुक डिजाइन करके हमने किया था। ये इनका हमने कोई स्टूडियो पर शूट किया हुआ है पूना में। हाँ, और ये जो प्रश्न पूछे हैं जी, स्टेबल कैसे रहते हो? हाँ मैं देखता हूँ मेरे साथ जैसे विजय हैं, ये आलिश हैं, तमाम लोग जब जाते हैं तो बहुत स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है, बहुत ताकत लगती है, कैमरा भी बहुत वज़न होता है। और ये तो बहुत ही हैवी कैमरा लग रहा है, कम से कम उसका 7-8 किलो वज़न होगा। कहाँ की तस्वीर है ये? ये मोदी जी जब पूना आए थे तो उनका सभा का शूट हमको मिला था। तो इस कैमरे से अभी जो मोदी जी की तस्वीर आपने देखी उसी कैमरे से दी हुई है। और आज तक इसे मैं भी नहीं समझ पाया हूँ कि फ़ोटो खींचते समय मैं शेवर कैसे रहता हूँ। इसका आंसर मुझे इसीलिए मैं बोलता हूँ, जब भगवान कुछ ले लेते उसके बदले में जो कुछ फाड़ के देते उसको हम बयान नहीं कर सकते, ऐसा है। आज फोटोग्राफी शुरू हुई, उसके बाद जब पहला काम किया उसके बाद पूरा मैं इच्छा में कुछ जिंदगी में ऐसी घड़ी आ गई कि जिसकी वजह से मैं रत्नागिरी में नहीं रहना चाह रहा था, मैं पूना या बॉम्बे शिफ्ट होना था। तो पापा ने मुझे पूना में अकेला रखा। ये भी मैं उनको इतना क्यों मानता हूँ, क्योंकि इस हालत में लड़के को अकेला पूना में रहने देने की जो ड्राइंग है वो भी कहने में बहुत तकलीफ होती है। उन्होंने गालियाँ खाई सबकी, लेकिन मुझे काम करने के लिए अकेला रखा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि उसकी वजह से मैं बहुत कम समय में इतना सब कुछ काम कर पाया हूँ। आज तक पूना आने के बाद मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले कि जिनके लिए भी मैं जीना चाहता हूँ, जिनके लिए काम करना चाहता हूँ, खुद के लिए भी काम करना चाहता हूँ। क्या बात है, बहुत ही कमाल की कहानी है आपकी। आप फोटोग्राफी करते हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटो खींचते हैं, फिल्मों में के लिए फ़ोटोग्राफी कर चुके हैं, रैलियों में शूट करते हैं। अक्षय, बस मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ कि ये जो अक्षय की इच्छा शक्ति है ये मराठी में है और मराठी में लोग इसको बहुत पढ़ रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश में पढ़ने को मिलेगी क्या हमें? और अभी जो का काम चालू है वो जल्दी आने की सोच रहा हूँ। मैं जल्दी इसीलिए आ रहा था कि हिंदी के लिए मुझे किसी से वो बात करनी थी कि वो कर सकते हैं क्या, देखते हैं और उनको मैं कैसे कन्विंस करूँ कि आप हिंदी में वो किताब कहें। वो उन्होंने किया तो लोगों को बहुत आसान भाषा में, क्योंकि ये जो किताब है ये मेरे पापा ने लिखी है जो राइटर नहीं है, उन्होंने पहली बार कुछ लिखा है, इसीलिए आसान मराठी भाषा में जैसे हुआ था वैसे भाषा में लिखा है, तो वो फ्लो में हुआ है। वैसे हिंदी और अंग्रेजी का ट्राई चालू है, तो उसके लिए मैं भी दिल्ली आया हूँ और देखते हैं होगा जल्दी। बहुत ही प्यारी स्माइल है आपकी, बहुत ही प्यारी बातें करते हैं और बहुत अच्छी मूंछ भी रख रखी है, एकदम बहुत एकदम अपनी एकदम
कड़क इच्छा शक्ति जैसा। आपका पूना में स्टूडियो है? आपका खुद का है? खुद का अभी तो रेंट पे है। हाँ, मतलब रेंट पे है। कितने लोग काम करते हैं? अभी हम ऐसा इस उम्र पे काम करे कि एक दिन अलग अलग जगह पे मेरी 4 या 5 टीम जाके शूट करके आए। इतना तो हमने सेटअप बना हुआ है। 4-5 टीम 4 या 5 जगहों पे शूट करके आए, ऐसा एक दिन का सेटअप हमारा बना हुआ है। और स्टूडियो के अंदर हमने एड्स भी करता हूँ, मतलब प्रोडक्शन हाउस भी है, उसके अंदर मैं खुद लिखता भी हूँ। मैंने फिल्म भी लिखी हुई है विक्रम सर के साथ। कुछ वेब सीरीज से काम चल रहा था, उसके डायलॉग राइटिंग भी किए थे, लेकिन वो अब तक आए नहीं है। वो चल रहे थे, उनका चले जाने का बहुत गहरा सा मेरी जिंदगी में भी पड़ा था। हाँ, और काम का ऐसा है कि हमने आज तक, आपको पता होगा, अपूर्णा गार्गी एंड सन और दिल्ली का बैंड है, उनका हमने ऐड बनाया हुआ है। और बहुत सारे बैंड है, उनका फोटोशूट और डिजिटल ऐड का काम प्रोडक्शन हाउस के अंदर हमने किया है। क्या बात है, कमाल है। मतलब मैंने अपनी लाइफ में जितने इंटरव्यू किए उसमें सबसे बेस्ट में से एक इंटरव्यू है, क्योंकि आपको अक्षय से सहानुभूति रखने की ज़रूरत नहीं है, अक्षय से सीखने की ज़रूरत है कि कैसे तमाम दुश्वारियों, तमाम चुनौतियों और चैलेंजेस को पार करते हुए भी मुस्कुराया जा सकता है, लड़ा जा सकता है। एक सोचिए कि एक सामान्य सा लड़का है, अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है, 50-50 किलोमीटर साइकिल चला ले रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, और अचानक से उसको एक ऐसी दुर्लभ बीमारी हो जाती है जिसका आपको पता करने में ही बहुत समय लग जाता है। लेकिन जब उसको पता चलता है, 4 साल बेड पे रहता है, उससे लड़ता है, उससे निकलता है, और आज वो स्टूडियो चला रहा है, आज वो सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटोग्राफी कर रहा है, आज वो पॉलिटिशियंस की फ़ोटो क्लिक कर रहा है। बहुत ही नायाब और बहुत ही अद्भुत सी कहानी है अक्षय की। अक्षय से हम सबको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। बहुत कुछ हो सकता है कि आपको कुछ बातें ना समझ में आई हो, लेकिन जज्बात जो हैं वो समझ सकते हैं आप अच्छे से। हम कोशिश करेंगे कि आपको सब कुछ समझ आए। और इस बीमारी में शरीर पे आपका काबू नहीं रहता है, आपका पूरा शरीर पैर हिलता रहता है, आपका सिंक नहीं बैठता है। उसके बावजूद अक्षय बहुत कमाल की फ़ोटोग्राफी करते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इनको भी नहीं पता चलता कि कब जब ये फ़ोटोग्राफी कर रहे होते हैं तब उनका शरीर कैसे स्टेबल रहता है। और ये कहते हैं कि ईश्वर जब कुछ लेता है तो देता भी है। अक्षय, आपने समय निकाला, हमारे स्टूडियो आए, थैंक यू सो मच। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी? अक्षय की बात से सुन के आपको क्या लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते हैं दी ललन टॉप। शुक्रिया।